Everyone, welcome back to my channel Pharmacy with Shubham. Today we are going to discuss about pharmaceutical chemistry. The first question is, what is pharmaceutical chemistry? Pharmaceutical chemistry is a branch of science in which study about design, synthesis, analysis and formulation of drug. Pharmaceutical chemistry एक ब्रांच है साइंस की, विज्ञान की एक शाखा है या केमिस्ट्री की एक शाखा है जिसमें हम स्टडी करते हैं ड्रग की फार्मूलेशन की, ड्रग की डिज़ाइन की, ड्रग की सिंथेसिस की या ड्रग के एनालिसिस की से जो हम स्टडी करते हैं वो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री कहलाती है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री मीन्स फार्मास्यूटिकल मीन्स ही ड्रग होता है, ठीक। फार्मास्यूटिकल मीन्स ड्रग एंड केमिस्ट्री मतलब रसायन। देन यू नो अबाउट फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को हम कह लें एक ब्रांच है एक विज्ञान की या एक केमिस्ट्री की। जैसे केमिस्ट्री की बहुत सारी विज्ञानें होती हैं, शाखाएं होती हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। ऐसे ही एक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है जिसमें हम ड्रग की डिजाइन, सिंथेसिस या फार्मूलेशन या एनालिसिस की स्टडी करते हैं। अब आप बात करेंगे डिजाइनिंग क्या होता है। Designing of drug means creating a special substance that can treat or manage a specification problem। मतलब कि डिजाइनिंग ड्रग का डिजाइन मतलब ये होता है कि क्रिएट का स्पेशल सबस्टेंस को क्रिएट करना, डैट कैन ट्रीट जो कि ट्रीट कर सके या मैनेज कर सके स्पेसिफिकेशन प्रॉब्लम। मतलब कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए उसको मैनेज या ट्रीट करने के लिए जो ड्रग बनाए जाते हैं, जो डिज़ाइन किए जाते हैं, वो डिज़ाइनिंग कहलाती है। इट इज़ प्लानिंग फेज। ये जो डिजाइनिंग है वो प्लानिंग फेज है। मतलब कि ये आप डिजाइनिंग जो है प्लान करते हैं पहले कि हमें दिमाग में बनाना है कि कैसे क्या बनाना है, एक कलेक्ट करना है, उसके बाद उसको क्रश करना है या फिर जो भी प्रोसेस रहेगा वो पहले अपने दिमाग में आप प्रिपेयर कर लेते हैं। उसके बाद सिंथेसिस ऑफ ड्रग इज़ द प्रैक्टिकल प्रोसेस ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन ड्रग इन लेबोरेटरी। अब अगर डिज़ाइनिंग की बात करते हैं तो डिज़ाइनिंग वो प्लानिंग स्टेप है। मतलब कि पहले तो हम ब्रेन में बनाते हैं दिमाग में कि हमें ऐसे ऐसे ड्रग बनानी है। उसके बाद जब सिंथेसिस की बात करते हैं तो ये प्रैक्टिकल प्रोसेस है। मतलब कि जब जो हम डिज़ाइन करते हैं दिमाग में ड्रग, उसको हम जब प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं किसी लेबोरेटरी में तो वो सिंथेसिस कहलाता है। उसके बाद दो टर्म आते हैं, फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोकाइनेटिक का मतलब होता है व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। इसमें मतलब कि जो बॉडी है वो ड्रग के साथ क्या करती है। मतलब कि जब ड्रग बॉडी के अंदर इंटर करेगी, एडमिनिस्टर करेंगे, उसके बाद जो बॉडी है वो ड्रग के साथ क्या करेगी वो कोकाइनेटिक में होता है। तो कोडायनेमिक की बात करते हैं तो ड्रग जो है वो बॉडी के साथ क्या करती है। मतलब कि जब ड्रग पहुंच जाती है बॉडी के अंदर तब उसका क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शन रहता है। तो अगर कोकाइनेटिक की बात करते हैं तो सिंपल वर्ड में ADME, मतलब कि पहले एडमिनिस्टर करेंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर मेटाबॉलिज्म, फिर एक्सक्रीशन। ये 4 स्टेप फार्माकोकाइनेटिक में आते हैं। इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव की बात अगर करते हैं तो ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट स्टेप ही है एक्सट्रैक्शन, आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड प्यूरिफिकेशन। मतलब कि अगर आप डिफिनीशन की बात करते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की, यही डिफिनीशन रहेगी, एक्सट्रैक्शन, आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रग। किसी ड्रग का एक्सट्रैक्शन करना या आइसोलेट करना या आइडेंटिफाई करना या प्यूरिफिकेशन करना, यही फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का मेन उद्देश्य रहता है। फिर ड्रग डिस्कवरी, मतलब कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में हम कोई नई ड्रग का डिस्कवर करते हैं। ड्रग फार्मूलेशन की अगर बात करते हैं तो ड्रग फार्मूलेशन मतलब कि हम कोई एक्सट्रैक्ट या डिज़ाइन करते हैं ड्रग तो उसके एक फार्मूलेशन बनाते हैं। जैसे कि फार्मूलेशन में आपका टेबलेट हो गई या कैप्सूल हो गए, ये फार्मूलेशन के अंदर आती हैं। हैंडलिंग ऑफ केमिकल एंड ग्लासवेयर, मतलब कि जो केमिकल है या ग्लासवेयर को कैसे हैंडल करना है, ये चीज़ें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में ही देखते हैं। मतलब कि जैसे कि कोई केमिकल है, जैसे कि HCl है, तो अगर डायरेक्ट बॉडी टच में रहेगा तो वो बहुत ही नुकसानदायक रहेगा, हमारी बॉडी को बहुत ही नुकसान पहुँचा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैंडल कैसे करना है, किस केमिकल को कैसे हैंडल करना है, वो सारी चीज़ें इसी में सीखते हैं। या ग्लासवेयर की अगर बात करते हैं तो ग्लासवेयर में भी हमें इसी में सभी बताया जाता है कि इस ग्लासवेयर से ये काम किया जाता है, या मेजरिंग सिलेंडर से मेजर किया जाता है, या फिर कोई भी ऑपरेटस ले लेते हैं तो उसका यूज या फिर कह लें कि उसका सही ज्ञान जो रहेगा वो सारी चीज़ें इसी में मिलती हैं। एनालिटिकल टेक्निक्स, मतलब कि अगर किसी प्रोडक्ट कोई डिज़ाइन कोई हम प्रोडक्ट बना रहे हैं या कोई फार्मूलेशन बना रहे हैं तो एनालिसिस करने का जो टेक्निक है इसी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ट्रीटमेंट, मतलब कोई अगर हम ड्रग बना रहे हैं तो वो किसी न किसी पर्पज़ को लेकर ही बना रहे हैं, किसी डिजीज़ को लेकर ही बना रहे हैं दिमाग में कि हमको इस डिजीज़ को ट्रीट करना है, तो ट्रीटमेंट इसी में पढ़ते हैं। इम्प्रूव ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्रूव करने के लिए भी ये एक ऑब्जेक्टिव है इसका। उसके बाद हम पढ़ते हैं सोर्स एंड टाइप ऑफ एरर्स क्या होते हैं।
एरर्स की अगर बात करते हैं तो एरर्स जो होते हैं, द डिफरेंस बिटवीन मिजर्ड एंड ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एरर्स। एरर्स मतलब कि जैसे कि आप वो मोबाइल चलाते हैं तो जब नेट चला जाता है या फिर कुछ ऐसा सीन हो जाता है कि नेट नहीं बढ़िया अच्छा, तो क्या एरर लिख के आ जाता है। तो मतलब कि एरर वो भी होता है, एक एरर ये होता है जैसे कि मिजर्ड एंड ट्रू वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है, मतलब अब आप ट्रू वैल्यू एंड मिजर्ड वैल्यू बात करेंगे। जैसे कोई हम प्रोडक्ट केमिकल मंगाते हैं मार्केट से, तो उसमें एक वैल्यू लिखी हुई होती है कि इतने ग्राम है, लेकिन जब हम उसको अपने यहाँ मेजर करते हैं तो थोड़ा डिफरेंस आता है। तो वो जो डिफरेंस जो आया है उसे ही एरर कहेंगे। मतलब कि जो मार्केट से वैल्यू जिस पे जितना लिखा है ग्राम और जो अपने आप मेजर कर रहे हैं उसमें जो डिफरेंस आएगा उसे ही एरर्स बोलेंगे। यही लिखा है द डिफरेंस बिटवीन मेजर एंड ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एरर। अब हम टाइप की बात करते हैं, कौन कौन से टाइप के होते हैं। सब मेजर टाइप ऑफ एरर, कैलिब्रेशन ऑफ वेइंग मशीन, इंस्ट्रूमेंटेशन एरर, ह्यूमन एरर, फ्लक्चुएशन ऑफ स्केल रीडिंग ड्यू टू एयर। कैलिब्रेशन ऑफ वेइंग मशीन मतलब कि अगर हम वेइंग मशीन को हम धुल नहीं रहे हैं तो उसकी वजह से भी कंटामिनेट कर जाएंगे केमिकल, या फिर कह लें कि कुछ ना कुछ दिक्कतें आ जाएंगी जिसके कारण एरर कॉज करेगा। इंस्ट्रूमेंटल एरर मतलब कि अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है कि इंस्ट्रूमेंट को कैसे यूज़ करना है, तो अगर आप इंस्ट्रूमेंट को केमिकल केमिस्ट्री में लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं तो हाथ कांपने लगते हैं। या फिर कह लें कि अगर हम मेजरिंग सिलेंडर या बीकर की बात कर लेते हैं तो मेजरिंग सिलेंडर से मेजर करने में और बीकर से मेजर करने में बहुत डिफरेंस आता है। तो अगर आपको नॉलेज नहीं है तो ये एक एरर कॉज करेगा। ह्यूमन एरर मतलब कि लैक ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब कि कोई भी स्टूडेंट हो रहता है या फिर कह लें कि जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं रहता है उसको केमिस्ट्री के लैब में भेज दिया जाएगा और वो पता लगे उसने एक HCl केमिकल कंपाउंड रहता है उसको अपने हाथों से छू लिया या H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड छू लिया, तो उससे क्या रहेगा, उस जो स्टूडेंट रहेगा या भी पर्सन रहेगा उसको बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है, उसकी बॉडी को हार्म पहुंच सकता है। तो ये ह्यूमन एरर के अंतर्गत आता है। फ्लक्चुएशन ऑफ स्केल रीडिंग मतलब कि स्केल जो रीडिंग रहती है जैसे कि मेजर करने जाते हैं तो वहाँ पर अगर एयर रहता है या कोई साउंड इफेक्ट रहता है जिसकी वजह से जो हम वे कर रहे हैं वो उसमें जो है रीडिंग जो है एक एग्जैक्ट नहीं आ रही है, तो उसके कारण भी एरर आ सकता है। इन्वायरमेंटल कंडीशन मतलब कि चेंज इन टेम्परेचर या एयर प्रेशर, मतलब कि जैसे कि लेबोरेटरी में जाते हैं तो उसमें एसेप्टिक एरिया की बात कर लेते हैं। तो एसेप्टिक एरिया में वो इन्वायरमेंट ही ऐसा बना जाता है ताकि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना आ पाए, या फिर कोई जैसे टेम्परेचर एक मेंटेन रहता है कि 25 डिग्री होना चाहिए तो 25 डिग्री ही होना चाहिए उस रूम का टेम्परेचर, या टेम्परेचर बढ़ने से भी या घटने से भी एयर काज हो सकते हैं। या एयर प्रेशर, कोई भी जैसे केमिकल होते हैं कि इस टेम्परेचर पर ये जो होते हैं घुलन सोल्यूबल होते हैं, इस टेम्परेचर पे इनसोल्यूबल हो जाते हैं। तो एक टेम्परेचर होता है कि इस टेम्परेचर पर ही वो टेम्परेचर रहना चाहिए, अगर उस टेम्परेचर में भी बढ़ जाएगा या घट जाएगा तो ये एरर काज करेगा। या एयर प्रेशर की भी बात वही करते हैं। सम टाइम इवन स्टैंडर्ड वेट हैव एरर्स, मतलब कि कुछ कभी ये देखा गया है कि रेयर केस रहते हैं कि स्टैंडर्ड जो वेट रहते हैं, स्टैंडर्ड वेट रहता है वो भी एरर काज करते हैं। जैसे कि कोई हम मार्केट से कोई भी केमिकल लेके आते हैं तो उस कभी कभी उसका वजन भी बहुत ही लिखा उसमें कुछ और रहता है लेकिन होता कुछ और है, तो उसकी वजह से भी एरर काज हो सकते हैं। डस्ट पार्टिकल इनटू एयर में अधेयर टू बैलेंस एंड कैन लीड द एरर, मतलब कि जो डस्ट पार्टिकल होते हैं एयर में वो जो है वो बैलेंस पे जो है वो बैठ जाएंगे आके, जिसके कारण भी एरर काज हो सकता है। तो ये फर्स्ट एरर है आपका डिटर्मिनेट एरर यानी कि सिस्टमिक एरर। सेकंड है इनडिटर्मिनेट एरर या रैंडम एरर जिसे हम बोलेंगे। और हम थर्ड की अगर बात करते हैं तो ग्रॉस एरर होता है। 3 एरर होते हैं ये जो मेन एरर होते हैं। तो डिटर्मिनेट एरर या सिस्टमिक एरर जिसे बोलते हैं उसमें क्या होता है, दिस टाइप ऑफ एरर विच रीजन ऑफ एरर इज नोन एंड द पर्सन इज डूइंग एनालिसिस कैन प्रिवेंट एंड मिनिमाइज द सेवरिटी ऑफ एरर, मतलब कि जो डिटर्मिनेट या सिस्टमिक एरर होता है उसका हम रीजन पता होता है कि किस कारण से वो एरर हुआ है, ठीक है। तो उस एरर को हम पहले से ही जब हम पता चल जाता है तो हम उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, उस एरर को होने से हम प्रिवेंट उसको कर सकते हैं जिससे वो एरर ना हो, इसके लिए हम कुछ पहले से उपाय कर सकते हैं। तो जो डिटर्मिनेट या सिस्टमिक एरर होते हैं वो 2 टाइप के एरर होते हैं आपके। फर्स्ट हो गया पर्सनल एरर, सेकेंड हो गया इंस्ट्रूमेंटल एरर। पर्सनल एरर में क्या होता है, दिस टाइप ऑफ एरर ओक्योर ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ एनालिस्ट, एग्जांपल मिस्टेक इन द वेइंग द सबस्टेंस,
पर्सनल एरर में क्या होता है, जो जैसे कोई भी पर्सन होता है जिसको लैक ऑफ एक्सपीरियंस है, या फिर कह ले उसको उस चीज़ के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, लेकिन हम उसको लैब में परफॉर्म करने के लिए भेज दिए हैं बिना कोई गाइडलाइन या कोई भी प्रोसीजर के, तो वो क्या ही करेगा, वो कुछ ना कुछ अपने साथ नुकसान ही पहुंचा लेगा, जिसे अपने आप को नुकसान पहुंचा लेगा और केमिकल का भी नुकसान करेगा। तो ये भी एक एरर काज कर सकता है, या जब तक कोई अगर स्पेशल गाइडलाइन या कोई प्रोसीजर नहीं रहता है तो, या फिर कह ले कि केयरलेसनेस, मतलब कि कोई भी एनालिस्ट है उसने केयर नहीं की, जैसे कि एक कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं तो उसमें जैसे हम एनालिसिस ही करते हैं, एनालिसिस में क्या रहता है कि एक पॉइंट पर वो कलर देता है, तो अगर हम उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो वो जो पॉइंट जो है नीचे ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो वैल्यू वो ज़्यादा लिख के आ जाएगी। तो ऐसा नहीं, लेकिन हमको कंसंट्रेट करना पड़ेगा, केयर करनी पड़ेगी कि हाँ कि किस पॉइंट पे ये कलर चेंज हो रहा है। तो ये केयरलेसनेस नहीं होनी चाहिए एनालिस्ट के अंदर, जिसके कारण मिस्टेक या एरर काज हो सकते हैं। फिर इंस्ट्रूमेंटल एरर की अगर बात करते हैं, ड्यू टू इंस्ट्रूमेंटल एरर, ये मतलब कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि बात कर लेते हैं हम, नॉर्मल एग्जांपल ले लेते हैं बीकर या मेजरिंग सिलेंडर की। तो बीकर या मेजरिंग सिलेंडर में अगर हम मेजर करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आता है। ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि कुछ लोग होते हैं कि बीकर में भी नहीं होता है कि इसमें भी वैल्यू लिखा होता है 50 ml या 10 ml जितना भी करना है, तो वो उसमें से मेजर कर लेते हैं, बट नहीं, हमको मेजरिंग सिलेंडर से ही मेजर करना है। तो इससे भी एरर काज हो सकता है, या फिर पहले से वो कैलिब्रेट नहीं हुआ है वो इंस्ट्रूमेंट, या फिर कह लें कि वो पहले से ही गंदा उसमें कोई केमिकल लगा हुआ है और हम अपना केमिकल डाल के उसको परफॉर्म कर रहे हैं, तो उससे भी एरर काज हो सकता है। सेकंड एरर आपका आता है इनडिटर्मिनेट एरर या रैंडम एरर जिसे बोलते हैं। ड्यू टू अननोन रीजन, सो इट इज़ नॉट प्रिडिक्टेबल, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई दिस टाइप ऑफ एरर। ये जो एरर है रैंडम एरर जिसे बोलते हैं, ये इसका कोई रीज़न हमें पता नहीं होता है, ये तो ये अनप्रेडिक्टेबल होता है, मतलब कि पहले से इसका कुछ भी पता नहीं होता है, अचानक से ये एरर आता है और हमारे जो केमिकल है या कोई जो हम केमिकल परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कोई भी केमिकल फार्मूलेशन बना रहे हैं, तो उसको गड़बड़ कर देता है या कुछ उसमें कंटामिनेट कर देता है या उसमें कोई एरर कर देता है, तो ये इनडिटर्मिनेट एरर। इनडिटर्मिनेट या रैंडम मतलब ये समझ में आ रहा है कि अचानक से कोई अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें आ गई हैं जिसकी वजह से वो एरर काज हो रहा है, तो वो इनडिटर्मिनेट या रैंडम एरर कहलाएगा। ठीक है। जैसे फ्लक्चुएशन ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन, मतलब कि जैसे कि अभी नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल एयर प्रेशर की है हमारे लेबोरेटरी का, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि भूकंप आ गया, या फिर कह लें कि बारिश होने लगी, बिजली कड़कने लगी, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर में लो होगा या एयर प्रेशर जो होगा या ह्यूमिडिटी में कुछ डिफरेंस आएगा, जिसकी वजह से हम उस केमिकल को उतना टेम्परेचर या उतना ही एयर प्रेशर चाहिए था, लेकिन वो बढ़ घट गया, जिसकी वजह से एरर काज करेंगे। इसके बाद थर्ड आपका आता है ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर जो होता है ये भी एक इंपॉर्टेंट एरर है, जिसमें क्या होता है इसमें कॉम्बिनेशन होता है सिस्टमिक और इनडिटर्मिनेट, मतलब डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट एरर कॉम्बाइन करके बनता है। इसमें हम, लेकिन इसमें एक ये फ़ायदा होता है कि हम पहले से ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि किस रीजन से इसमें एरर ये होता है, तो हम इस चीज़ को जब एनालिसिस कर लेते हैं तो हम इसको मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं और उसको अवॉइड कर सकते हैं एरर आने से। ग्रॉस एरर में ये एक फ़ायदा रहता है। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो कि जैसे कि एरर रहते हैं, कुछ बहुत ही शॉर्ट में पूछ लेते हैं, तो आप लोगों को बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैंने समझाया। इसके अलावा एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन भी है, वो भी बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझा दे रहा हूँ। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, एक्यूरेसी जो होता है, एक्यूरेसी रिफर्स टू हाउ क्लोज अ मेजर्ड वैल्यू इज़ द ट्रू वैल्यू, मतलब कि एक्यूरेसी जो होता है, मतलब कि हाउ क्लोज अ मेजर्ड वैल्यू, मतलब कि इसका ये हुआ कि जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के कितने करीब है। करीब मतलब कि समझ ले कि जैसे ट्रू वैल्यू होती है, मैंने बताया था ट्रू वैल्यू क्या होता है। ट्रू वैल्यू वो होता है जो हम जैसे कोई मार्केट से कोई केमिकल लेके आते हैं, तो उसमें जो वैल्यू लिखी होती है, जितने ग्राम लिखी होती है, उसके बाद जब हम मेजर करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो डिफरेंस आता है तो उसे एरर बोलते थे। लेकिन हम 1 2 बार 3 बार अगर मेजर करते हैं तो बार कोई डिफरेंस आ रहा है, तो वो जो मेन वैल्यू है वो उसके कितने करीब है। एक एग्जांपल देके मैं समझाता हूँ, तब आप लोग समझेंगे। कोई भी केमिकल हम लेके आते हैं, उसकी ट्रू वैल्यू जो है, ट्रू वैल्यू 10 kg है, 10 kg है, ठीक है। लेकिन हम जब उसको मेजर कर रहे हैं अपने यहाँ मेजरिंग से या कि वे मशीन पर हम मेजर कर रहे हैं, तो उसकी एक बार वैल्यू आ रही है 9.5, एक बार आ रही है 9.6, एक बार आ रही है 9.8, या फिर एक बार आ रही है 9.8.8। तो इसमें हम देखेंगे कौन सी वैल्यू जो है वो 10 के करीब है, 10 के पास में कौन सी वैल्यू है, तो इसमें देखेंगे 9.8.8 है, तो ये वैल्यू सबसे करीब है, तो ये जो है एक्यूरेट होगा, इसको हम एक्यूरेट वैल्यू मानेंगे। तो यही एग्जांपल, यही एक्यूरेसी की डिफिनीशन है कि एक्यूरेसी रिफर्स टू हाउ क्लोज अ मेजर्ड वैल्यू इज टू ट्रू वैल्यू, जो कितनी क्लोज रहती है मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के, ये एक्यूरेसी बताता है। एक्यूरेसी इंडिकेट द डिग्री ऑफ करेक्टनेस क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट
टू द ट्रू वैल्यू। ठीक है, तो एक्यूरेसी यहीं पर कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रिसीजन की बात करते हैं। प्रिसीजन मतलब होता है रिफर टू क्लोजनेस ऑफ टू और मोर मेजरमेंट टू ईच अदर इवन इफ मेजरमेंट आर नॉट नियर टू द ट्रू वैल्यू। तो प्रिसीजन ये होता है कि प्रिसीजन रिफर टू क्लोजनेस ऑफ टू और मोर मेजरमेंट टू ईच अदर, मतलब कि जो ट्रू वैल्यू के है, ट्रू वैल्यू जो हम है, ट्रू वैल्यू समझ गए, ट्रू वैल्यू के कि तो अगर हम कोई मेजर कर रहे हैं तो वो कितनी बार दो या दो से अधिक बार जैसे हम मेजर कर रहे हैं वो एक ही वैल्यू आ रही है, तो वो जो होती है प्रिसीजन कहलाता है। प्रिसीजन मतलब रिपीट, रिप्रोड्यूसिबिलिटी। प्रिसीजन इंडिकेट डिग्री ऑफ रिप्रोड्यूसिबिलिटी, मतलब कि समझाते हैं। जैसे ट्रू वैल्यू है, कोई 5 kg का कोई भी लेके आते हैं हम, कोई भी केमिकल 5 kg का लेके आते हैं, कोई भी ग्राम ले लेते हैं 5 ग्राम, तो 5 kg का अगर लेके आते हैं तो हम जब मेजर करते हैं तो एक बार 4.5 निकलता है, एक बार 4.3 हो रखता है, 4.6 निकलता है, 4.5 फिर निकलता है, 4.8 निकलता है। तो इसमें प्रिसीजन में क्या होता है कि उन्होंने बताया है कि प्रिसाइज वैल्यू वो वैल्यू होती है जो करीब है वो नहीं प्रिसाइज वैल्यू रहेगी। वो जैसे कि एक या दो से बार आई है, 2 बार आई है, तो वो जो रहेगी प्रिसाइज वैल्यू रहेगी। जैसे कि 4.5 2 बार हमने मेजर करने पर आया है, तो ये जो रहेगी 4.5, ये जो रहेगी वैल्यू, ये प्रिसाइज वैल्यू रहेगी ट्रू वैल्यू के। तो इसको हम लेंगे ना कि 4.8 लेंगे, ना 4.6 लेंगे, या ना 4.3 लेंगे, तो 4.5 लेंगे। तो यही प्रिसीजन होता है। तो यहाँ से आप लोगों का एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन भी क्लियर हो गया है। और वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर कोई भी आप लोगों को डाउट्स रहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।